आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसकी ये क्लास 10 है। कौन सी क्लास है? 10th क्लास है और ये क्लास जो यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस के, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, और अभी तक जिस स्टूडेंट ने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो है पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो क्विज़ेज़ होंगे, क्विज़ेज़ भी आपको जो है प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे, जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार-बार मैं यही कहता हूँ कि पीडीएफ नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ नोट्स जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? किसमें? उत्तरी अमेरिका की, ठीक है, 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुपीरियर झील जो है कहाँ पे है प्यारे बच्चे? उत्तरी अमेरिका की सीमा पर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ही है, सीमा पे तो नहीं है, उत्तरी अमेरिका में ही है। ठीक है, सुपीरियर झील। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? सुपीरियर की। सुपीरियर सुपीरियर झील की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अमेरिका की अमेरिका की ठीक है, सबसे बड़ी है एक तो, अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बात याद रखेंगे। मीठे पानी की झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं अब बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा, इनका जो है पश्चिम से पूर्व की क्रम में, अगर कैसे लिखेंगे इनका जो क्रम होगा, ये जो आपको चार ऑप्शन जो दिए गए हैं झीलों के, यानी पश्चिम से पूर्व क्रम। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व क्रम। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले क्या आएगी? सुपीरियर झील, सुपीरियर सुपीरियर। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगी आपकी मिशिगन, मिशिगन इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो चार ही होते हैं, लेकिन ये जो झील पांच हैं। ठीक है, और आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका हुरोन झील। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी ईरी, और अंत अंत में है आपकी ओंटोरियो। कौन सा है? ओंटोरियो। ठीक है, ये जो है पश्चिम से पूर्व क्रम की ओर, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर झील है, सबसे पहले क्या है? सुपीरियर झील है, उसके बाद में आपकी मिशिगन है, फिर उसके बाद में जो है आपकी हुरोन है, फिर आपकी ईरी है, और उसके बाद में आएगा मेरे प्यारे बच्चे ओंटोरियो। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है ये। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले मुख्य झीलों की। किसकी? मुख्य झीलों की मैं बात करता हूँ, वूलर झील की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ सबसे पहले? वूलर झील, वूलर झील। ये वूलर झील प्यारे बच्चे कहाँ है? आपको सर जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये जो है भारत की है। कौन? जम्मू वूलर झील जो है प्यारे बच्चे, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, डल झील है, ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। कौन सी है? डल झील। डल झील कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहोगे ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, और मेरे प्यारे बच्चे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना। ठीक है, ये झील जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये बात याद रखेंगे। अगर मैं अब बात करूं प्यारे बच्चे कोलेरू झील की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भारत की भी, ये भी क्या है? एक मीठे पानी की झील है। ये भी क्या है? भारत की मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? वूलर झील है मीठे पानी की। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील, लोकटक झील, ये मेरे प्यारे बच्चे मणिपुर में है। कहाँ पे है? ये मणिपुर में है, लोकटक झील। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे मणिपुर में है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है अपनी तैरती हुई वनस्पति के लिए जानी जाती है। तैरती हुई वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है।
तैरती हुई वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वेम्बनाड झील कौन सी झील है? यहाँ इसको अलग कर देता हूं मैं। अब बात करूंगा मैं आपकी वेम्बनाड झील की। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील मेरे प्यारे बच्चे केरल में है। कहां पर है ये? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, क्या है ये? भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ठीक है, लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोनार झील। लोनार झील ये कहां पे है? ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील जो है मेरे प्यारे बच्चे महाराष्ट्र में है। ठीक है, सुखना झील भी है एक। क्या है? सुखना झील। सुखना झील, ठीक है, ये कहां पे है? ये चंडीगढ़ में है। कहां पे है? चंडीगढ़। ठीक है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है? पुलिकट झील। पुलिकट झील ये कहां पे है? ये आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी। क्या लिखेंगे? ये क्या है? दूसरी भारत की। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? और मैं बात करूं चिल्का झील की। किसकी बात कर लेता हूं मैं? चिल्का झील। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। कहां पर है ये उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील भारत की है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? यहीं अगर मैं एक झील और है, मुझे नाम ध्यान से जा रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में है, और ये जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है आपका कि इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल एक उपकरण नहीं है? क्लियर? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कौन कौन से उपकरण शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण। कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण। ठीक है प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर कौन कौन से हैं? चलिए वो मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो है एक आपका माइक्रोफोन। क्या आएगा? एक माइक्रोफोन होगा। ठीक है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक्स। ठीक है, क्लियर? डिजिटल कैमरा, डिजिटल डिजिटल कैमरा। ठीक है, और लाइन पिन। क्या आएगा? लाइन पिन। और है जैसे माउस। ठीक है, राउटर्स। ठीक है, ये सब जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर जो है मेरे प्यारे बच्चे ये उपकरण में, कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कंप्यूटर ये राइट आंसर होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम में किसको नहीं जोड़ा गया है? कैलकुलेटर को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ इंपोर्टेंट धाराओं की बात कर लेता हूं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा धारा है आपकी, सबसे पहले मैं 3 की बात करूंगा। धारा 3 में क्या प्रावधान किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण अधिप्रमाणीकरण। ठीक है, ये आपका धारा 3 में दिया गया है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपकी धारा 11 की। धारा 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार।
ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 12 की, धारा 12, धारा 12 में क्या दिया गया है? प्राप्ति की अभिस्वीकृति, प्राप्ति की अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति किसमें है? धारा 12 में है। ठीक है। अगर मैं बात करूं धारा 15 की, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? धारा 15 की। धारा 15 किससे संबंधित है इसमें? तो धारा 15 में है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, सुरक्षित सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, चिन्हक। ठीक है, ये किसमें है? धारा 15 में है। ठीक है। अब मैं धारा 18 की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? धारा 18 की बात कर रहा हूं। तो धारा 18 में क्या है? नियंत्रक के कृत्य, नियंत्रक नियंत्रक के कृत्य। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं धारा 34 की, किसकी बात करता हूं मैं अब? धारा 34। धारा 34 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आप कहोगे प्रतीकरण, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण से। ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 39 की, धारा 39 किससे संबंधित है? आप कहोगे सर निलंबन या प्रतिसहरण की सूचना, निलंबन, निलंबन या प्रतिसहरण सहरण की सूचना। ठीक है, ये आपका धारा 39 में है। ठीक है प्यारे बच्चे। वहीं मैं धारा 45 की बात करता हूं। धारा 45 की बात करते हैं। तो धारा 45 में क्या दिया गया है? अवशिष्ट शास्ति, अवशिष्ट 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 शास्ति। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं धारा 63 की, धारा 63 में क्या दिया गया है? थोड़ा डिस्टेंस लेके, क्योंकि हर क्लास में जो है इससे मैं धाराएं आपको करवाता रहता हूं। ठीक है। अपराधों का शमन, अपराधों का शमन। ठीक है। यहीं अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे धारा 83 की, धारा 83 की अगर बात करूंगा तो क्या दिया गया है उसमें? निर्देश देने की शक्ति, किसकी? अध्यक्ष की, निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, 86 की ओर बात कर लेता हूं। धारा 86 में क्या दिया गया है? आप कहोगे सर धारा 86 में तो जो है क्या है? कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों को कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था कि कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण में केवल माइक्रोफोन, ठीक है, और जॉयस्टिक्स, डिजिटल कैमरा, लाइन पिन, माउस और राउटर्स को जो है जोड़ा गया है, जबकि इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे किसको नहीं जोड़ा गया? कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है? किसका अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे बच्चे अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। क्या होता है? किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा कि अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है कि किस अधिकार से, यानी किस अधिकार से यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, क्या बोला है इसने? किस अधिकार से। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में जो उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन पर जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 मैं बात करूंगा सबसे पहले अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अंतर्गत 5 प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर है? कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस कहते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? लिखते हैं। फर्स्ट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका परमादेश। ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्प्रेषण। ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है। और पांचवें नंबर पे आएगा आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये आपकी जो है 5 प्रकार की रिट है जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी की जाती हैं। किसमें? उच्च न्यायालय के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय।
ये याद रखेंगे आप। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये रिट जो है, ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि अधिकार परीक्षा रिट का क्या अर्थ है। इसका अर्थ मैंने बताया आपको किस अधिकार से, यानी यह रिट कौन, अधिकार परीक्षा रिट की बात हो रही है यहाँ पे। अधिकार अधिकार परीक्षा, इस रिट की जो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इस रिट का यहाँ पे क्या अर्थ है कि यह रिट किसी व्यक्ति को, यह रिट किसी व्यक्ति को, यह रिट किसी व्यक्ति को, ठीक है, सार्वजनिक पद धारण, सार्वजनिक पद धारण, ठीक है, करने से रोकने के लिए, पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, और रोकने के लिए जारी की जाती है। इसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, जिसके वह हकदार या योग्य नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, जिसके वह, या तो वो अधिक, जिसके वह या तो हकदार नहीं है, जिसके वह हकदार या वो योग्य नहीं है उस चीज के लिए, जिस चीज की वो धारण कर रहा है योग्य नहीं है। तो इसका अर्थ होता है अधिकार परीक्षा रिट द्वारा जो है उसको ये धारण करने नहीं दिया जाएगा, उसका कोई हक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता है। किसको, इनमें से जो है किसको मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक का एक हिस्सा नहीं माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा सम्मेलन जो है वो किसमें नहीं है, वो आपका मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मानव अधिकार का, सॉरी, मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा आती है। ठीक है, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रण भी आता है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रण, ये जो तीनों हैं ये आपके मानवाधिकार के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो है आपका नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन जो है ये आपका मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद या किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा स्थिति को नुकसान पहुंचाती है तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई जानकारी है दो व्यक्तियों के बीच में और तीसरे को अगर बताई जाती है वो जानकारी तो उससे नुकसान होता है, तो ये उस तीसरे को बताने की कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये भारतीय संसद द्वारा जो है, मैं ये कहूँ, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 की उपधारा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है कि धारा 1 की उपधारा 1 की उपधारा डी के अंतर्गत तीसरे व्यक्ति को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहां पर अब हम बात करेंगे आपकी धारा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, धारा 8 की उपधारा 1 का भाग ए। ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका कहना है कि सूचना जिसके प्रकटन से, सूचना जिसके सूचना जिसके प्रकटन से, ठीक है, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, भारत की भारत की प्रभुत्ता, भारत की प्रभुता और अखंडता, और अखंडता, ठीक है, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या रणनीति, ठीक है, ये सुरक्षा या रणनीति, ठीक है, और वैज्ञानिक, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, या आर्थिक हित, ठीक है, विदेश से संबंध पर, विदेश से विदेश से संबंध पर, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसी किसी भी सूचना को बताना कानूनी जुर्म है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपसे धारा 8 की उपधारा 1 का भाग सी, ये क्या कहता है। ठीक है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे की सूचना जिसके प्रकटन से, सूचना जिसके प्रकटन से, सूचना जिसके प्रकटन से, किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, संसद, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल, या किसी राज्य के विधानमंडल, या किसी राज्य के क्या मेरे प्यारे बच्चे, विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित हो, विशेष विधानमंडल का या विधानमंडल के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, का भंग कारित हो,
ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है कि सूचना जिसके प्रकटन से अगर कोई सूचना अगर दे दी जाए, जिसके प्रकटन से क्या हो कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग होना, तो ये आपका अनुच्छेद तो धारा 8 की उपधारा 1 के भाग सी में ये दिया गया है। ठीक है, ऐसा करना कानूनी जुर्म है। ठीक है, अगर मैं 8(1)(f) की बात करूं, धारा 8 की उपधारा 1 का भाग f, ठीक है, अगर मैं f की बात करूं तो f में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? f का ये कहना है इसमें कि मेरे प्यारे बच्चे किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, किसी विदेशी सरकार से, किसी विदेशी सरकार से, ठीक है, विश्वास में प्राप्त सूचना, विश्वास में प्राप्त सूचना है। ठीक है, उस सूचना को जो है किसी से शेयर नहीं करना है। ये आपका जो मेरे प्यारे बच्चे किस में दिया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 की उपधारा f का भाग f में। ठीक है, चाबी लिख के आ सकता है, काका का भी लिख के आता है ABCD की जगह। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? अगर किसी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो मेरे प्यारे बच्चे जो प्रस्ताव होगा उसको कहां पेश किया जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे उसको केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और कहीं नहीं। ठीक है, अगर किसी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका प्रावधान मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूं किसका, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 में, इसका प्रावधान जो अनुच्छेद 63 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रावधान केवल क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 63 तो ये कहता है कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति नहीं, 63 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है। ठीक है, अब मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा, ठीक है, पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, किसकी सहमति प्राप्त हो? लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, लेकिन जो बिल पेश किया जाएगा वो केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी होती है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं? 63 में मैंने बताया कि कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब मैं यही बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, पदेन सभापति होना। ठीक है, मैं बात करूंगा अब तो अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद नहीं, राष्ट्रपति के पद में, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, मान लीजिए कि क्या है? आकस्मिक रिक्ति, यानी उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके दौरान जो है उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उसका कर्तव्यों का निर्वहन है। ठीक है, रिक्त के दौरान, रिक्त के दौरान, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, रूप में कार्य करना, ये अनुच्छेद आपका 65 कहता है। ठीक है, निर्वाचन की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद 66 में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की पदावधि की, ये आपका अनुच्छेद 67 में है। क्या है? उपराष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन, किसमें है ये? अनुच्छेद 68 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? उपराष्ट्रपति पद की, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरना, रिक्ति को भरना। ठीक है, अगर मैं बात करूं 69 की, अनुच्छेद 69 क्या दिया गया? अनुच्छेद 69 में आपको कि सर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान,
ठीक है। अगर बात की जाए धारा 70 की, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर यानी यहाँ लिखूंगा थोड़ा नीचे, अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चे? आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के, नहीं, अन्य, कंप्लीट लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अन्य आकस्मिकताओं में, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। ये किसमें दिया गया है आपका? 70 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर था कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाए तो प्रस्ताव कहां पेश किया जाएगा? आपका राज्यसभा में, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चे बीबीएम जो है, बीबीएम, इसका पूर्ण विस्तार क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसका पूर्ण विस्तार रहेगा आपका ब्लैकबेरी मैसेंजर, ब्लैकबेरी मैसेंजर, ठीक है। बीबीएम का पूर्ण रूप है ब्लैकबेरी मैसेंजर, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करूं? एसईपी की, एसईपी, एसईपी की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कट गया, SECURITY, एस एस किसकी पूछी मैंने आपको? SEP, ठीक है। सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट पॉइंट, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे DHCP की, DHCP, DHCP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? डायनामिक होस्ट, डायनामिक, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे SASE, SASE, SASE यानी सिक्योर एसेस सर्विस एज, क्या होगा? सिक्योर, सिक्योर एसेस सर्विस एज, ठीक है। एक और मेरे ध्यान से आ रहा है ZTNA, ZTNA, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी प्यारे बच्चे? जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एसेस, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एसेस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, ब्लैकबेरी मैसेंजर इज द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अध्यक्ष, अध्यक्ष ने अध्याय, ठीक है, न्यायालयों से संबंधित अध्याय दिए गए हैं? कौन से अध्याय में दिए गए हैं? कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अध्याय जो दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं भाग 6 में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है। और संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में जो है मेरे प्यारे बच्चे भाग 6 की मैं बात करूंगा तो भाग 6 में जो प्यारे बच्चे 235 अनुच्छेद कौन कौन है उसमें? 235 से 237 अधीनस्थ न्यायालय के संगठनों के विनियमित करने और कार्रवाई उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, कि आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे भाग 8 की। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया भाग 8, भाग 8, भाग 8 बेटे किससे संबंधित है? वो आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से, संघ, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन, द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। किससे संबंधित है? भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेदों की बात अगर मैं करता हूं इसमें, अनुच्छेद जो है इसमें 239 से 242 तक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करूंगा मैं इसमें आपके भाग 4 की, भाग 4, भाग 4 में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? आपके मौलिक कर्तव्य, क्या दिए गए हैं आपके? बोलते हैं उनको हम मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद की, अनुच्छेद जो है 51 ए के अंतर्गत, ठीक है, 11 जो है आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर बात करें पार्ट 7 यानी भाग 7 की बात कर लेते हैं, भाग 7 की बात कर लेते हैं।
मेरे प्यारे बच्चे भाग 7 में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं, पहली अनुसूची के भाग भाग खा के राज्य। ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा एक अनुच्छेद है इसमें प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर 238, जो क्या है सिर्फ निश्चित से रिलेटेड है, अनुच्छेद 238। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कितने दिन के अंदर, ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 कितना क्या बोला उसने कि संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 सप्ताह बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, मैं यहां बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 4 की बात करता हूं मैं। धारा 4 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, धारा 4 में दिया गया है कि जो निरोधादेश है उसका निष्पादन करना, निरोधादेश का निष्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, और अब मैं बात करूं अगर धारा 7 की, धारा 7 में है जो व्यक्ति फरार हो जाता है उसके संबंध में शक्तियां। ठीक है, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां। क्लियर है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 9 की, 9 में जो है गठन दिए गए हैं जो सलाहकार बोर्ड हैं उनके गठन। धारा 9 में क्या दिया गया है, सलाहकार बोर्ड के गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन। और मेरे बच्चे अगर गठन दिया गया है तो निर्देश भी बनाए गए होंगे। क्या बनाए गए होंगे, अगर गठन किया गया है सलाहकार बोर्ड का तो सलाहकार बोर्ड के प्यारे बच्चे निर्देश भी बनाए होंगे। तो सलाहकार बोर्ड के निर्देश किसमें दिए गए हैं, धारा 10 में। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर निर्देश दिए गए हैं तो उनकी कोई प्रक्रिया भी होगी, ये दिया गया आपका धारा 11 में। धारा 11 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, धारा 11 में दिया गया सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। ठीक है, अब जब प्रक्रिया हुई तो सलाहकार बोर्ड की सूचना पर उस कार्यवाही भी की जाएगी। किसमें दिया गया, धारा 12 में। क्या दिया गया धारा 12 में, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही। ठीक है, अब जो पहले जो निरोधादेश लगाया गया था या निरोधादेश किया गया था, अब उसका क्या करना है, निष्पादन तो किया लेकिन रद्द भी तो करना पड़ेगा, वो अनुच्छेद धारा 14 में है। धारा 13 की बात करूंगा पहले मैं, 14 नहीं। ठीक है, जो निरोध लगाया गया उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी ये उसमें बताया गया है, निरोध की अधिकतम अवधि। ठीक है, अब बात करेंगे हम धारा 14 की। धारा 14 में क्या दिया गया कि जो निरोधादेश है उसको रद्द कैसे किया जाएगा, निरोधादेश को रद्द करना, रद्द करना। ठीक है, अब मैं बात करूं अंतिम धारा थी उसकी 17, कर लेता हूं बात। धारा 17 उसमें क्या किया गया है, निरसन और क्या दिया गया है, व्यावृत्ति, निरसन और व्यावृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी राइट आंसर रहा था कि संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 सप्ताह बाद, ठीक है, रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण है। मान लो नींद नहीं आना या नींद खराब होना, इसमें से कौन सी बीमारी के लक्षण है, इनको बोलते हैं हम आइसोमैनिया यानी निद्रालोप। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर है। ठीक है, निद्रालोप। ठीक है प्यारे बच्चे, निद्रालोप इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी नींद में समस्या हो, नींद खराब गुणवत्ता और नींद में कमी क्या कहलाता है, निद्रालोप के लक्षण होते हैं। अब बात करें निमोनिया फेफड़े, निमोनिया जो है मेरे प्यारे बच्चे फेफड़े के संक्रमण की बीमारी है, ये कौन सी है, ये निमोनिया की बात कर रहे हैं हम। निमोनिया किससे रिलेटेड है ये बीमारी प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी।
ठीक है। अब क्या दिया है, पीलिया। पीलिया की बात की जाए प्यारे बच्चे, पीलिया क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को क्या करता है प्यारे बच्चे, ये प्रभावित करता है। ठीक है। अस्थमा क्या है, दमा, ये श्वसन तंत्र संबंधी विकार है। किसकी बात कर रहे हैं, अस्थमा, या दमा भी बोल सकते हैं उसको, दमा भी बोलते हैं और अस्थमा, अस्थमा। ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ये जो है क्या है, स्वतंत्र तंत्र, श्वसन, चल नहीं रहा, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर था, कि जो आइसोमानिया है यानी निद्रा लोप है, वो क्या है, नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित के कारण बीमारी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समितियों में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी, स्थापना की अनुशंसा जो है मेरे प्यारे बच्चे की थी, तो किसने की थी, वो की थी आपकी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है मेरे प्यारे बच्चे लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी। ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, प्रथम प्रथम प्रशासनिक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो प्यारे बच्चे गठन इसका कब हुआ था, 5 जनवरी 1966 को। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरण की स्थापना की जो है अनुशंसा की थी। ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, लोकपाल केंद्र में क्या लिख रहा हूं मैं, लोकपाल केंद्र में, लोकपाल लोकपाल केंद्र में तथा मेरे प्यारे बच्चे जिसको क्या बोलते हैं, लोकायुक्त राज्य में, लोकायुक्त लोकायुक्त राज्यों में, लोकायुक्त राज्यों में जो प्रमुख भ्रष्टाचार, प्रमुख प्रमुख भ्रष्टाचार रोधक कार्यों, भ्रष्टाचार रोधक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे किसको स्थानांतरित किया गया था, वन को, किसको, वन यानी फॉरेस्ट्स को जो है मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, क्या लिखूंगा मैं, 42वें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1976 द्वारा। ठीक है। शिक्षा शिक्षा को वन, ठीक है, वनजीवी, वनजीवी या वनजीवों, वनजीवों, वन्य जीवों एवं पक्षियों का, एवं पक्षियों का संरक्षण। ठीक है। सिर्फ बता के नहीं छोड़ रहा हूं, लिखवा रहा हूं पूरी लाइन। ठीक है। एवं पक्षियों का संरक्षण किससे प्यारे बच्चे, नापतोल और न्याय प्रशासन, नापतोल, नापतोल तथा न्याय प्रशासन संबंधी, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन संबंधी संबंधी 5 विषय राज्य सूची से, 5 विषय राज्य सूची से, राज्य सूची से किसमें स्थानांतरित कर दिए गए थे प्यारे बच्चे, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे, स्थानांतरित किए गए। ठीक है। कौन कौन, कौन कौन प्यारे बच्चे, शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल तथा न्याय प्रशासन संबंधी जो है क्या है, ये 5 विषय जो मेरे प्यारे बच्चे इनको स्थानांतरित किया गया था राज्य सूची में। ठीक है। क्लियर हो गया, ये आप याद रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितनी सूचियां शामिल हैं, सूची कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी 3 सूची हैं इसमें वैसे तो, एक तो संघ सूची है, क्या है, संघ सूची। ठीक है। दूसरी है आपकी राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात याद रखेंगे, जो कि वर्तमान में जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है। ज्ञात हो कि संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र राज्य के विधायी क्षेत्र को जो है 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ठीक है। राज्य के विधायी क्षेत्र को, राज्य के विधायी क्षेत्र को, विधायी क्षेत्र 3 सूचियों में उसको
बांटा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें ऑप्शन नंबर क्या था प्यारे बच्चे, सी राइट आंसर है 1। ठीक है, 1 को भी क्या किया गया था इन्होंने, किसमें से प्यारे बच्चे, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयकर एकत्र करने के लिए कर की दर, ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे वार्षिक वित्त अधिनियम, वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो है ये आयकर संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है, बी इसका राइट आंसर है। अब मैं इसकी बात करता हूं, किसकी, आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं की। आयकर अधिनियम 1961, सबसे पहले मैं बात करूंगा धारा 3 की। धारा धारा 3 में क्या दिया गया है, धारा 3 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, जो पूर्व वर्ष की परिभाषा, पूर्व वर्ष की पूर्व वर्ष की परिभाषा। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप देके बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, धारा 4 की, आयकर का प्रभार। धारा 4 में क्या दिया गया है, आयकर का प्रभार। ठीक है, कुल आय की परिधि धारा 5 में दी गई है। धारा 5 में क्या दिया गया है आपका, कुल आय की परिधि, कुल कुल आय की परिधि, कुल आय की परिधि। ठीक है, 8 में क्या दिया गया है आपका, लाभांश आय। धारा 8 में क्या दिया गया है आपका, लाभांश आय। ठीक है, मैं बात करूं आपकी धारा 14 की बात करता हूं। धारा 14 में क्या दिया गया है, धारा 14 में दिया गया आय के शीर्ष, आय के शीर्ष। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा गैप देके, धारा 16 धारा 16 में क्या दिया गया है आपको, सर धारा 16 में तो जो है वेतन कटौतियां हैं, और 15 में वेतन है। ठीक है, वेतन कटौतियां 16 में, और वेतन है आपका 15 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं 48 की, धारा 48 की बात करूं, क्योंकि बीच वाला जो छोड़ दिया, क्योंकि मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, संगणना 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 करने का ढंग। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगा धारा 61 की। धारा 61 में क्या प्रावधान किया गया है, धारा 61 में जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रावधान किया गया है कि जो आस्तियों का प्रतिसंहरण अंतरण, आस्तियों का प्रतिसंहरणीय अंतरण। ठीक, अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे 68 की। धारा 68 में क्या दिया गया, धारा 68 में आपका दिया रोकड़ जमा, रोकड़ जमा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और भी बहुत सारी धाराएं रहती हैं। 96 की बात करूं मैं, धारा 96 की बात करूं तो क्या दिया गया प्यारे बच्चे 96 में, कि जो अनुज्ञेय यानी अनुज्ञेय परिवर्जन ठहराव, अनुज्ञेय परिवर्जन ठहराव, ये किसमें दिया गया आपका, 96 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, एक 159 की बात करूं तो मैं, धारा 159 में क्या दिया गया आपका, धारा 159 में दिया गया है प्यारे बच्चे, विधिक प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था, वार्षिक वित्त अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है, किसकी साक्षरता दर, इन सब के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो आप देखोगे ना, लक्षद्वीप की, ठीक है, साक्षरता दर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से पूछा उसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है मेरे पास सबसे सर्वाधिक है, 92.28% साक्षरता दर के साथ ये, ठीक है, केरल के बाद दूसरे स्थान पर है। वैसे केरल क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रथम स्थान तो है नहीं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, लक्षद्वीप। अगर मैं बात मेरे प्यारे बच्चे केरल की, केरल की साक्षरता दर कितनी है, केरल राज्य की, केरल की जो साक्षरता दर है वो है प्यारे बच्चे 94%, 94%। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे क्या है प्यारे बच्चे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, इसकी साक्षरता दर आपको अभी बताई थी मैंने। वैसे तो 92.28 भी है, लेकिन 91.85 है फिलहाल। ठीक है, 92.28 भी लिख देते हैं, और 91.85 भी है उसके हिसाब से। मिजोरम की बात की जाए आपसे, मिजोरम,
मिजोरम की बात करूंगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, चलो लक्षद्वीप को हटा देते हैं यहाँ से, राज्यों की बात करना। मिजोरम, मिजोरम की क्या है 91.33%, 91.33%। उसके बाद प्यारे बच्चे मैं गोवा की बात करूंगा। गोवा का रेट कितना है, लिटरेसी रेट 88.70%, घटता हुआ आ रहा है ना 88.70%। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे आएगा आपका त्रिपुरा, जिसका रेट कितना है 87.22%, 87.22%। ठीक है। हाँ, जो भारत में 100% साक्षर जिला, भारत में 100% साक्षर जिला कौन सा है, वो है आपका एर्नाकुलम, केरल। ठीक है, एर्नाकुलम यानी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, केरल। ठीक है। मैं बिहार की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, बिहार में जो है 63.82% क्या है प्यारे बच्चे, पुरुष लिटरेसी रेट, और 71.20 जो है महिला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्या लिख रहा था मैं ये कहूँ बिहार में, मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चे, 63.82% क्या मेल, और मेरे प्यारे बच्चे 71.20% फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, साक्षर राज्य, निम्नतम, नीचे साक्षर राज्य सबसे कम। ठीक है, यानी 51.50% टोटल के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे जनगणना के हिसाब से जो है लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं थी, यानी मेल कितने हैं आपके 1000, और फीमेल की बात की जाए तो वहां आपकी 943। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था कि लक्षद्वीप जो है आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं, कितनी ग्राम सभाएं हैं, ये इसमें पूछा गया है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं 2021 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 59,163 थी, ऑप्शन नंबर उसके हिसाब से डी राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं थी इस टाइम, 59,163। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, वर्तमान में, वर्तमान के हिसाब से जो है मेरे प्यारे बच्चे 58,194, 58,194। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा ये गलत था ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, वर्तमान में जो है अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, कितना है 58,194। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो प्रोन्नति बोर्ड है उसने प्यारे बच्चे विकल्प बी को जो है इसमें राइट आंसर माना था, जैसे एबीसीडी ऊपर नीचे हो गया ना, तो इस ऑप्शन को जो उन्होंने राइट माना था, ये बात आप याद रखेंगे, 59,163 को जो है राइट आंसर माना था। ठीक है, क्लियर है, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी मिसमैच थी, इसका अभी तक कंप्लीट कुछ हो नहीं पाया है। ठीक है, फिर भी मैंने डाल दिया था आपकी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर था। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ अगर रिएक्ट किया जाए, किसकी प्रक्रिया में प्यारे बच्चे, प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, प्रकाश और प्लस में क्लोरोफिल, इसकी अवस्था में प्यारे बच्चे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये क्या था आपका, ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाली प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाटर ही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सौर ऊर्जा प्रकाश हो गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन इसको कहा जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, कि संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे धारा 13 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर है, संयुक्त प्रदूषण की केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे जल की रोकथाम के लिए किया गया था। ठीक है, तो धारा 13 के तहत जो है एक वैधानिक निकाय के रूप में निर्धारित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 13 में जो है क्या दिया गया, संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या, कि जल अधिनियम 1974, किसकी बात करूंगा मैं यहाँ सबसे पहले आपसे, जल, जल प्रदूषण, प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, तथा नियंत्रण अधिनियम 1974।
ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा आपसे धारा 3 की। धारा 3, धारा 3 में किस चीज का गठन दिया गया प्यारे बच्चे? केंद्रीय बोर्ड का गठन। किसका गठन? केंद्रीय बोर्ड का गठन। केंद्रीय बोर्ड का गठन, ठीक है। ये तो केंद्रीय बोर्डों का गठन था। अब धारा 4 में क्या है? उसमें जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में धारा 4 में जो है प्यारे बच्चे आपको दिए गए हैं राज्य बोर्डों के गठन। राज्य, ये केंद्रीय थे, राज्य बोर्ड का, राज्य बोर्ड का गठन, ठीक है। ये आपके धारा 4 में दिए गए हैं। धारा 5 में क्या दिए गए हैं? कुछ शर्तें दी गई हैं। किसकी? धारा 5 में जो है सदस्यों की सेवा की, सदस्यों की सेवा के लिखेंगे, सदस्यों, सदस्यों की सेवा के निबंधन, सेवा, सेवा के निबंधन और शर्तें, और शर्तें, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन के हिसाब से नहीं चलूंगा मैं, कुछ कुछ और भी है, ठीक है। बोर्ड के अधिवेशन धारा 8 में है। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में दिया आपका बोर्ड के अधिवेशन, बोर्ड के अधिवेशन, ठीक है। ये आपकी धारा 8 हो गई। और समितियों का गठन धारा 9 में है। धारा 9 में क्या है? समितियों का गठन, समितियों का गठन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपसे मैं बात करूंगी प्यारे बच्चे आपके ऑप्शंस के हिसाब से मैं करूं तो, ठीक है। धारा 16 की बात करूंगा। धारा 16 में, धारा 16 में दिया गया प्यारे बच्चे केंद्रीय बोर्डों के कृत्य, केंद्रीय, केंद्रीय बोर्डों के कृत्य, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं मैं, आपको दिया धारा 17 यानी राज्य बोर्डों के कृत्य। धारा 17 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य बोर्डों के कृत्य, राज्य बोर्डों के कृत्य, ठीक है। और अब करूंगा ऑप्शन नंबर डी की बात। धारा 14 में क्या दिया गया है? संयुक्त बोर्डों की संरचना, संयुक्त, संयुक्त बोर्डों की संरचना, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर था। धारा 13 में जो है संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? किसके? पुर्तगाली सत्ता के। पूर्व में, पूर्व में जो है बेटे भारत में पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा 1948 में आने के साथ ही जो है मेरे प्यारे बच्चे यूरोप नागरिकों के साथ जो है भारतीय व्यापार और औपनिवेशिक के एक नए युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, 1905 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका वैसे तो बी राइट आंसर है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। मेरे प्यारे बच्चे मैं लिख देता हूं आपको पुर्तगाली, इसकी पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक, सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? अल्फोंसो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 1905 में वायसराय बनकर भारत आया था। 1905 में, सॉरी 1509 में, 1509 में वायसराय बनकर, वायसराय बनकर कहाँ आया था प्यारे बच्चे? भारत आया था, ठीक है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? भारत में ही, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था प्यारे बच्चे? वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। कौन थे? वो थे आपके फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। भारत में पुर्तगाली नाविक कौन था? भारत में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, 1498, वास्को डी गामा, वास्को, वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में आने के साथ ही यूरोपीय नागरिकों के साथ भारतीय व्यापार में क्या हो गया था पहले बच्चे? शुरुआत की थी, ठीक है, 1498 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था? मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर देखो, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? 2002 में जो है ये जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था,
ठीक है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी भाग को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? मौलिक अधिकार की। ठीक है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य संबंधी भाग, किसकी बात करूंगा प्यारे बच्चे में? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को मेरे प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को, लेकिन किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि 42वें संविधान माध्यम के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 ईस्वी में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 11वां मौलिक कर्तव्य जब आया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे? तो ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब इनको मौलिक कर्तव्यों को प्यारे बच्चे लिया कहां से गया है? इन मौलिक कर्तव्यों को लिया कहां से गया है? सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। और रूस यानी सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा, इसमें आंसर बता दिया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई अमेरिका तक। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व का जो प्रथम लोकतांत्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने किसकी बात की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। विश्व का, क्या लिखूंगा मैं? विश्व का प्रथम, बड़ा नहीं, बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, प्रथम लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन सा है प्यारे बच्चे? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यहां पे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बात की गई तो वो है आपका भारत। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? कौन सा विषय जो है, इसमें एक ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा संविधान संघ सूची में जो है कौन सा विषय शामिल है ये इसमें पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले दिया होगा बंदी गृह, ये शामिल नहीं है। ठीक है, कृषि भी शामिल नहीं है, लेकिन परमाणु ऊर्जा शामिल है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा शामिल है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है प्यारे बच्चे, 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? विधायी विषयों के विभाजन को शामिल किया गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं सूची के अंतर्गत क्या लिखूंगा मैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, संघ सूची है, कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी संघ सूची, ठीक है, एक है आपकी राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, समवर्ती सूची। ठीक है, ये बात है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड। संघ में, किसमें? संघ सूची में कौन से विषय को शामिल किया गया प्यारे बच्चे? जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के क्या लिखेंगे ना? विषय। ठीक है, तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार हो वो केंद्र विधायिका को है, ये बात रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा जो प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, सॉरी शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर शामिल है कौन? परमाणु ऊर्जा। बाकी जो है आपका ये तीनों नहीं है, विवाह और तलाक भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि आपूर्ति और सेवाओं की, ठीक है, पारंपरिक प्रावधान के समझौते पर भारत तथा निम्नलिखित देशों में से किसने हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपके भारत और जापान द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। भारत ने जो है जापान के साथ हाल ही में, मतलब जो है प्यारे बच्चे 2022 के आसपास में आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डंपिंग शुल्क का नियंत्रित करता है? एंटी डंपिंग शुल्क को जो है इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, सीमा शुल्क अधिनियम।
कौन? सीमा शुल्क अधिनियम 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम कब आया था ये प्यारे बच्चे? ये आया था 1975 में। ठीक है, सीमा शुल्क अधिनियम। ठीक है बेटे, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो घरेलू बाजार को जो है सस्ते विदेशी उत्पादों में उस सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जैसे घरेलू बाजार को जो है सस्ते विदेशी उत्पादों से बचाने के लिए जो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है एंटी डंपिंग शुल्क प्यारे बच्चे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? घरेलू बाजार को घरेलू बाजार को सस्ते विदेशी उत्पादों से बचाने के लिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे निश्चित अवधि क्या है? तो निश्चित अवधि है आपकी कि 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? या तो 6 वर्ष है या फिर उस व्यक्ति की एज जो है कितनी हो जाए? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 15 है। क्या लिखूंगा मैं? भारतीय संविधान का भाग 15 है। भारतीय संविधान, ठीक है, कौन? भाग 15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद की बात करूं मैं 324 से 329 तक किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित हैं। निर्वाचन से संबंधित हैं। निर्वाचन से संबंधित हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिवसील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दर्शाया गया? किसे दर्शाया नहीं गया है, ये इसमें प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं, उसमें जो मेरे प्यारे बच्चे बाघ भी है, हाथी भी है, गैंडा भी है, लेकिन उसमें शेर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है इसका। ठीक है, लॉइन नहीं है उसमें। क्या क्या है? एक तो बाघ है, ठीक है, एक हाथी भी है उसमें, ठीक है, एक गैंडा भी है उसमें। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, हाथी भी है, बाघ भी है, और उसमें भैंसा भी है। क्या जोड़ा गया है उसमें? भैंसा। ठीक है, पशु पैंगड़ा, गैंडा भी हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, हाथी हो गया और बाघ हो गया। ठीक है, ये उसमें सब जोड़े गए हैं। ठीक है, सिंहासन के नीचे 4 मृग दर्शाए गए हैं। उसमें क्या दर्शाया गया प्यारे बच्चे? सिंहासन के नीचे कितने मृग दर्शाए गए हैं? 4। 4 मृग हिरण दर्शाए गए हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, शेर का जो है कहीं नहीं मिला, शेर कहीं नहीं मिला है उसमें। ठीक है, पशुपति का अर्थ क्या होता है? पशुओं का स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रभावित परिवारों के, ठीक है, विचारों का पता लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, ठीक है, अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की किस धारा के तहत उपायुक्त सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जाती है? तो किस धारा के अंतर्गत की जाती है प्यारे बच्चे कार्यवाही सुनिश्चित? धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 5 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा बेटे सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जाती है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, धारा 15 में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका है बी, धारा 15। धारा 15 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? कि जो आपेक्ष हैं उनकी सुनवाई, आपेक्षों की आपेक्षों की सुनवाई आपेक्षों की सुनवाई। अब बात करूंगा मैं आपसे धारा 11 की। धारा 11 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदुपरि अधिकारियों की शक्ति किसमें दिया गया? आपका धारा 11 में। ऑप्शन डी के हिसाब से क्या है? धारा 26। धारा 26 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? जो कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण। क्या लिखूंगा मैं? कलेक्टर द्वारा, ठीक है, जांच। अच्छा, 26 की बात कर रहे हैं ना हम। कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार होगा, भूमि के, तो जांच तो जो है 23 में है। ठीक है, द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का, बाजार मूल्य का अवधारण। ठीक है,
अगर मैं बात करूं धारा 27 की, धारा 27 में क्या दिया गया है, यानी प्रतिकर की रकम का अवधारण, प्रतिकर प्रतिकर की रकम का अवधारण। ठीक है प्यारे बच्चे। और 30 की बात करूं तो, धारा 30 की बात करूं तो क्या दिया गया है उसमें, उसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे तोषण का दिया जाना, तोषण का दिया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि सजा की अवधि की सीमा या समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को जो है कितने वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे 20 वर्ष के, 20 वर्ष के कारावास के बराबर इसको माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 वर्ष के कारावास के, आजीवन कारावास के बराबर माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो प्यारे बच्चे वो आया था आपका 2009 में, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 9 यानी 2009 में। कब? 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2009 में आया था। ठीक है, कब? 2009 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त इस अनुच्छेद 21 से अंतर्गत आता है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में आया था, वैसे ये आप याद रखिए इतना आंसर। ठीक है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। से शिक्षा के, इससे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को क्या प्राप्त हुआ मेरे बच्चे? मौलिक अधिकार का दर्जा, मौलिक अधिकार का दर्जा, मौलिक अधिकार का दर्जा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहली बात तो ये कि छठी अनुसूची में कौन कौन आते हैं। छठी अनुसूची, इस छठी अनुसूची में कौन कौन आते हैं प्यारे बच्चे? असम, मेघालय, क्या आएगा? एक तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कि छठवीं सूची में कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि मणिपुर जो है इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा कि मणिपुर जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें नहीं है। ठीक है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है छठवीं अनुसूची में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बताओ, आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं? किसमें प्यारे बच्चे? आठवीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे, मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। एक तो असमिया है, असमिया, ठीक है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, ठीक है, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कन्नड़, हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है, और मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 20, ये तो 21 ही हैं। एक उर्दू रह गई, उर्दू भी जो है आठवीं अनुसूची में जुड़ी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोलता है क्वेश्चन कि मटला, मटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे बच्चे, मटला जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये मटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। अच्छा मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये आपका मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहाँ पर है? ये आपका मेरे प्यारे बच्चे मुंबई में है। कौन सा है? छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, महाराज, महाराज अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कहाँ पे है ये? आपका मुंबई में है, मुंबई। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, कैंप की घोड़ा, कौन सा है? कैंपे गौड़ा। कैंपे कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये आपका बेंगलोर में है, बेंगलोर में। ठीक है। राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? हवाई अड्डा कौन सा? राजीव गांधी, ये हैदराबाद में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर था, श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, महानगर योजना समिति के गठन के लिए जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रावधान किए गए थे? 74वें में, 74th। ठीक है। इसमें क्या क्या किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 का, संविधान भाग, किसकी करूंगा मैं? भाग 9 का अनुच्छेद कौन सा? 243 ता से या 6 तक। ठीक है। और 12वीं अनुसूची जोड़कर जो है मेरे प्यारे बच्चे नगर संस्थान ने स्थान को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में और वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे बच्चे ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के समय। अच्छा, वारेन हस्टिंग्स की अगर बात करूं तो इनका कार्यकाल कितना था प्यारे बच्चे? 1773 से ये जो है 1785 तक रहे थे। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी की बात करूं प्यारे बच्चे, इसका शासनकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। ठीक है। इसने जो है मेरे प्यारे बच्चे हड़प नीति अपनाई। क्या अपनाया था इन्होंने? हड़प नीति, हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है। और इन्होंने प्यारे बच्चे रेल भी 1857 में जो इनका पहली रेल कब चली थी? पहली ट्रेन चली थी कब? 1853 में चली थी। ठीक है। ये बात याद रखेंगे। मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है। पोरी बंदर यानी मुंबई से थाने के बीच कितनी डिस्टेंस? 34 किलोमीटर। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका शायद जो है वैसे तो परम 8000 सुनते हैं हम, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो फुगाकू है। ऑप्शन नंबर ए जो है फुगाकू। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फुगाकू है। ठीक है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, ये किया गया था आपका अधिनियमित जो है किस वर्ष किया गया था? 1980 को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1980 में अधिनियमित एक निवारक निरोध कानून है। ठीक है। ये आप याद रखें। क्लियर है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। और इसकी जो है धारा मैंने आपको इसी क्लास में जो है एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें आपको कराई थी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये नहीं है, बता देता हूँ मैं कहाँ पे कराई थी मैंने। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको इसकी धाराएं जो है कराई हुई हैं। ठीक है। याद रखेंगे आप। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। देखो, मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि पीडीएफ बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स बनाने की जो है आपको कोई भी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आप जितना टाइम जो है पीडीएफ बनाने में, नोट्स बनाने में वेस्ट करोगे उतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है। यही मेरा आपसे कहना है। ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।